नमस्कार। हम लोग इतिहास के बारे में देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में लिया जाता है, जिससे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो इतिहास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इतिहास के बारे में जानने के पहले हम लोग थोड़ा इतिहास के बारे में एक संक्षिप्त विवरण लेते हैं कि इतिहास क्या है। तो एक इसी के क्रम में हम देखते हैं इतिहास को। इतिहास का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें दो भाग आता है, इति और हास। इति अर्थात बीती और हास मीन्स कहानी, मतलब बीती हुई कहानी का विवरण इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हेरोडोटस यूनानी थे। इनकी पुस्तक हिस्टोरिका बहुत ही प्रसिद्ध इतिहास की पुस्तक है, हिस्टोरिका। जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास को विभिन्न कालक्रम के अनुसार 3 चरणों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। हम लोग प्राचीन कालीन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोग बात करते हैं। पर प्रागैतिहासिक काल देखते हैं तो इसमें हम लोग प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के बारे में जानकारी लेते हैं। प्रागैतिहासिक संस्कृति में जब देखते हैं तो पाते हैं कि मानव का जो उद्विकास हुआ था वो बानर के रूप में हुआ था। अर्थात मानव का जो क्रमिक विकास माना गया है वो बानर से माना गया है। मानव जैसे प्रणाली जो थे होमोनिडस अफ्रीका में अभिनूतन यानी कि प्लेटोनिक काल में आरंभ में प्रकट हुए थे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इस पे चर्चा करते हैं। हम देखते हैं कि मानव का जो उद्विकास हुआ था वो किससे माना जाता है? बानर से माना जाता है। यानी कि जो मनुष्य थे उस समय के अपना जो ग्रेजुअली विकास किए, किस रूप से किए थे? बानर के रूप से किए थे। मानव जैसे प्राणी जो है अथवा होमोनिड्स अफ्रीका में अभिनूतन यानी कि प्लेटोनिक काल के आरंभ में प्रकट हुए। भारत में मानव विकास शिवालिक पहाड़ियों में अभिनूतन युगीन निक्षेपों में मिलते हैं। अगर हम भारत की बात करते हैं तो मानव का विकास हम पाते हैं कि शिवालिक के पहाड़ियों में अभिनूतन युगीन निक्षेपों में मिलता है। मानव के जिस रूप में साक्ष्य मिला है वो रामापिथेकस एक खोपड़ी हुआ करता था, रामापिथेकस। और इसमें एक और मिला है शिवापिथेकस। तो रामापिथेकस जो खोपड़ी मिला है वो एक स्त्री की खोपड़ी थी। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में आदि मानव के जीवाश्म का साक्ष्य नहीं मिला है। जो आदि मानव के जीवाश्म के साक्ष्य है वो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं मिला है, साक्ष्य नहीं मिला है। भारत में मानव के साक्ष्य कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी के हथनौरा नामक स्थान से मानव के साक्ष्य जो है भारत में कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी के हथनौरा नामक स्थान से मिला है। अब ये तो प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के बारे में जानकारी थी। अब हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो प्रागैतिहासिक काल में हम देखते हैं कि इस काल में लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। इसका जानकारी के स्रोत क्या है? तो पाषाण उपकरण।
प्रागैतिहासिक काल कब से कब माना जाता है? तो 3000 ईस्वी पूर्व तक मानव उत्पत्ति से, यानी कि मानव का जब उत्पत्ति हुआ उससे लेकर 3000 ईसा पूर्व तक के काल को प्रागैतिहासिक काल माना जाता है। डॉक्टर प्राइमरोज ने 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगुसुगुर से औजार की खोज की थी। माने प्रागैतिहासिक काल के औजार की खोज डॉक्टर प्राइमरोज ने 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगुसुगुर से की थी। अब हम देखते हैं आदिऐतिहासिक काल। आदिऐतिहासिक काल की अवधि क्या थी? 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आदिऐतिहासिक काल में क्या हुआ? लेखन कला का विकास हुआ था, लेकिन यह अपठनीय था। मतलब लेखन कला का विकास हो चुका था, लेखन कला लिखी जा चुकी थी, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता था। हमारा जो हम कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, ये आदिऐतिहासिक काल में ही आदिऐतिहासिक काल में आता था। हड़प्पा का सभ्यता या सिंधु सभ्यता जो है वो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो हम बोलते हैं वो आदि ऐतिहासिक काल में ही मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता में जो लेख थे वो लिखे जा चुके थे, और इसमें ज़्यादातर आगे हम लोग देखेंगे, अभी मैं एक संक्षिप्त विवरण देता हूं कि इसमें ज़्यादातर जो लिपि के भाव चित्रात्मक लिपि थी, जिसमें सबसे ज़्यादा मछली और अंग्रेजी वर्णमाला के यू आकार सबसे ज़्यादा मिले हैं। ऐतिहासिक काल हम देखते हैं। ऐतिहासिक काल की अवधि क्या थी? तो 6000 ईसा पूर्व से आगे, यानी कि 6000 ईसा पूर्व से अब तक की जो अवधि है वो ऐतिहासिक काल में पाई जाती है। इस ऐतिहासिक काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि इसमें जो लेख लिखा गया वो अब पठनीय है, अर्थात लोगों को भाषा का बोध हो चुका था, माने हो चुका था और हो चुका है, भाषा का बोध हो चुका है, यानी कि अब जो लेख लिखे जाते हैं वो लेख अब पठनीय है। प्रागैतिहासिक काल का विभाजन हम देखते हैं, जो पाषाण काल भी हम कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल का विभाजन 3 खंडों में होता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पूरा पाषाण काल की अवधि 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, मेसोलिथिक 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व, और नवपाषाण काल की अवधि 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक की जो अवधि है वो नवपाषाण काल की है। अर्थात प्रागैतिहासिक काल का विभाजन किस में हुआ? तीन में हुआ: पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसकी अवधि 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व और 7,000 से 3,000 ईसा पूर्व। अब हम 3 खंडों में विभाजित किया गया। कौन कौन? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल एवं उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल की अवधि क्या है? 25 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल की अवधि 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व, और उच्च पूरा पाषाण काल की अवधि हम देखते हैं तो 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व पाते हैं। अब हम पाषाण काल की बात करते हैं। तो पाषाण काल 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया था। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। तो इन 3 अवस्थाओं में विभाजित करने का सबसे बड़ा कारण क्या था? किस कारण से हम इसे 3 अवस्थाओं में विभाजित किए? तो इसमें विभाजित करने का सबसे मुख्य कारण था कि मानव द्वारा इस्तेमाल किए गए औजारों के स्वरूप एवं जलवायु में होने वाले परिवर्तन सबसे प्रमुख है। आप ध्यान दीजिएगा आप लोग कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पाषाण काल जो था वो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल जब हुआ तो इसको 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया। तो विभाजन का आखिर कारण क्या था? किस कारण से हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण को विभाजित किए? तो मानव के द्वारा इस्तेमाल किए गए पत्थर के औजारों के स्वरूप, ध्यान देने की बात है कि
मानव द्वारा इस्तेमाल किए गए पत्थर के औजारों के स्वरूप एवं जलवायु में होने वाले परिवर्तन। जलवायु में होने वाले परिवर्तन सबसे प्रमुख आपको दो है, क्या कौन? पत्थर के औजारों के स्वरूप, यानी कि उस समय जब मनुष्य विभिन्न, जैसे आगे हम देखेंगे कि क्वार्टाइज चार्ट परिवर्तन किया अपने आप को, तो इसमें देखते हैं कि मानव के द्वारा पत्थर के औजारों के स्वरूप एवं जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर हम 3 अवस्थाओं में विभाजित करते हैं। भारत में पाषाणकालीन बस्तियों का अन्वेषण जो हुआ वो किसने किया था? रॉबर्ट बूशफ्रूट ने चेन्नई के पल्लावरम में एक स्थान से पाषाण उपकरण प्राप्त करके किया था। सर मार्टिन व्हीलर जो थे, सर मार्टिन व्हीलर भारत के प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के अनुक्रम का ज्ञान इनके माध्यम से हुआ। अर्थात भारत के प्रागैतिहासिक संस्कृति, हम जब बात करते हैं प्रागैतिक संस्कृति के अनुक्रम का ज्ञान किनसे प्राप्त हुआ, तो मार्टिन व्हीलर से हमें प्राप्त हुआ। और भारतीय पुरातत्व, अगर प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक मानते हैं तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कौन हुए? अलेक्जेंडर कनिंघम। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व मंत्रालय जो है वो किसकी अधीन है? हम देखते हैं कि हमारे केंद्रीय और राज्य स्तर पे मंत्रालय विभाजित है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मंत्रालय किसके अधीन है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हर एक बार ये प्रतियोगिता परीक्षा में आता है। ये जितना भी आपको बताया जा रहा है वो आप एकदम अपने दिमाग में डाल लीजिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बताया जा रहा है। सारे किताबों का सार आपके समक्ष रखा जा रहा है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए इसका। अब हम आते हैं पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल को हम लोग हिमयुग सब समझ रहे होंगे। हिमयुग किसे कहते हैं? हिमयुग का मतलब क्या हुआ? बर्फ का युग, हिम स्नो बर्फ। पूरा पाषाण काल जो हुआ वो हिमयुग में बीता। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस ने चेन्नई के पल्लावरम में, आप पहले भी बता चुके हैं आपको इसके बारे में। फिर हम आगे आते हैं। शिवालिक पहाड़ियों से डी टेरा एवं पीटरसन ने 1935 में महत्वपूर्ण पाषाण उपकरण प्राप्त किए। शिवालिक के पहाड़ियों से डी टेरा एवं पीटरसन ने, किसने? डी टेरा एवं पीटरसन ने 1935 ईस्वी में महत्वपूर्ण पाषाण उपकरण प्राप्त किए। कौन से उपकरण प्राप्त किए? तो पाषाण उपकरण शिवालिक के पहाड़ियों से डी टेरा और पीटरसन ने। निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में अब हम देखते हैं। पूरा पाषाण काल की 3 अवधि, निम्न, मध्य एवं उच्च पूरा पाषाण काल। अब इसमें हम देखते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल की अवधि क्या मानी जाती है? 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक। इस युग को, इस काल को हम सोहन संस्कृति कहते हैं, चापड़ चॉपिंग पुलिंग संस्कृति करते हैं, और हैंड एक्स सिविलाइजेशन भी कहते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल जो हुआ ये सबसे लंबी अवधि का काल है। अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करते हैं तो निम्न पूरा पाषाण काल का जो काल हुआ वो सबसे लंबी अवधि का काल माना जाता है। इसका जो अधिकांश समय जो हुआ, अधिकांश काल जो हुआ वो किस में गुजरा? हिम युग में गुजरा, मतलब स्नो एज। स्नो एज में गुजरा। यह काल सबसे लंबा काल माना जाता है, निम्न पूरा पाषाण काल। मनुष्य पत्थर से निर्मित हथियार इसमें बनाता था, तो वो हथियार किसका होता था? क्वार्टाइज पत्थर का। किस चीज का होता था? क्वार्टाइज का, जिसमें हस्तकुतार, बिदारणी और खंडक जैसे औजार शामिल थे। निम्न पूरा पाषाण काल भारतीय उपमहाद्वीप में हर जगह प्राप्त हुआ। कहाँ प्राप्त हुआ? ये अगर हम देखते हैं, अगर भारत का
हम नक्शा देखते हैं तो देखते हैं कि ये अगर उस समय तो ऐसे आ जाएगा, तो ये सिंध का क्षेत्र और ये केरल का क्षेत्र, ये दोनों छोड़कर ये दोनों क्षेत्र छोड़कर पूरे संपूर्ण भारत में इसका असम, नर्मदा, सोहन घाटी, सिंगरौली उत्तर प्रदेश देखते हैं, और ये केरल और सिंध छोड़कर बाकी सारे जगह पे मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है? सोहन नदी घाटी, ये पंजाब के पाकिस्तान प्रांत में मिलता है, असम की घाटी में मिलता है, नर्मदा घाटी में मिलता है, बेलन घाटी में मिलता है, सिंगरौली उत्तर प्रदेश में मिलता है, और कहाँ नहीं मिलता है? तो ये सिंध और केरल में नहीं मिलता है। नर्मदा घाटी 1892 ईस्वी में, नर्मदा घाटी से 1892 ईस्वी में हथनौरा से जो मुझे हम लोग को खोपड़ी मिलती है, वो किस खोपड़ी का जो अगर हम लोग वर्गीकरण करते देखते हैं तो वो आदि होमो सेपियंस का संपूर्ण खोपड़ी मिला है हम लोगों को। नर्मदा घाटी से हथनौरा से जो हमें मिला है वो आदि होमोसेपियंस। होमोसेपियंस मतलब हम लोग जानते हैं कि मनुष्य का पूर्ण विकास हो चुका था, लेकिन आदि होमोसेपियंस अर्थात उसमें जो विकास का क्रम जो था वो अभी आधा हुआ था उसमें। तो हथनौरा से हम लोग को क्या मिलता है? आदि होमोसेपियंस का संपूर्ण खोपड़ी मिलता है। हम लोग देखते हैं कि इस काल में अग्नि का आविष्कार हुआ। नवपाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार क्या हुआ? अग्नि का। अभी के युग में मनुष्य जो थे वो कंदराओं में जानवरों की तरह रहा करते थे। निम्न पुरापाषाण काल में जो मनुष्य थे वो गुफाओं में जानवरों की तरह रहा करते थे एवं खाद्य संग्राहक के रूप में रहते थे, जो जानवरों का शिकार करते थे, फल फूल पत्तियां एवं अंडा इकट्ठा किया करते थे। खाद्य संग्राहक का अगर हम देखते हैं तो ये जंगली जानवरों का शिकार करना इनका महत्वपूर्णता से हम लोग देखते हैं कि ये जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे, फल फूल पत्तियां और अंडा इकट्ठा किया करते थे, चिड़ियों को मारा करते थे, मछलियां पकड़ना इनका उस समय मछलियां पकड़ा करते थे। तो खाद्य संग्राहक की भूमिका में वो अपना जीवन यापन किया करते थे। इसी क्रम में अब हम आगे देखते हैं कि मध्य पुरापाषाण काल, जिसकी अवधि 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व हम लोग जानते हैं। जब हम देखते हैं तो निम्न मध्य पुरापाषाण काल में जो पत्थर के औजार बनते थे वो क्वार्टाइज पत्थर के बनते थे। उसमें जो पत्थर का इस्तेमाल होता था क्वार्टाइज पत्थर। अब इस यहाँ पे क्या हो गया? मध्य पुरापाषाण काल में क्या हो गया? आपको चर्ट और जेस्पर, क्वार्टाइज के स्थान पर किस चीज़ का उपयोग होने लगा? चर्ट और जेस्पर का। गंभीरता से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से गंभीरता से इस चीज़ को समझिएगा। मध्य पुरापाषाण काल में अब जो पत्थर निम्न पुरापाषाण काल में क्वार्टाइज से बनते थे, अब उसके स्थान पे क्या आ गया? चर्ट और जेस्पर आ गया। चर्ट और जेस्पर का इस्तेमाल होने लगा। फलकों की सहायता से बेदनी, छेदनी और खुरचनी, फलकों की सहायता से क्या बनाने लगा? हथियार बनने लगा। उपकरण क्या बनने लगा? बेदनी, छेदनी एवं खुरचनी। बेदनी, छेदनी एवं खुरचनी जैसे उपकरण फलकों की सहायता से बनने लगा। मध्य पुरापाषाण काल को फलकों की अधिकता के कारण इसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है। फलकों की अधिकता के कारण इसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है। फलक संस्कृति किसने कहा था?
आपको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। फलक संस्कृति किसने नाम दिया? तो अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने इसे फलक संस्कृति नाम दिया। और इसको फलक संस्कृति और निवासी संस्कृति भी मध्यपुरा पाषाण को बोलते हैं। तो निवासी संस्कृति देखते हैं तो नेवासा जो स्थान है वो महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के तट पे महाराष्ट्र में पड़ता है नेवासा। इसको एस.डी. संकालिया ने प्रारूप स्थल यानी फॉर्मेट साइट क्या घोषित किया? प्रारूप स्थल घोषित किया। मध्यपुरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल किसको बोला जाता है? नेवासा स्थल को, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। एस.डी. संकालिया ने बोला। मनुष्यों के अस्तित्व का प्रमाण, अब इसमें हम देखते हैं कि मनुष्यों के अस्तित्व का प्रमाण भारत के संपूर्ण प्रांतों में पाया गया। मनुष्य का जो अस्तित्व था वो संपूर्ण भारत के संपूर्ण प्रांतों में पाया गया, किंतु सिंध, केरल और नेपाल में नहीं पाया गया। किस एरिया में नहीं पाया गया? तो सिंध, केरल और नेपाल में नहीं पाया गया। इसका अस्तित्व कहाँ पाया गया? मनुष्य के अस्तित्व कहाँ पाया गया? भारत के संपूर्ण प्रांतों में पाया गया मनुष्यों का अस्तित्व। इसमें प्रमुख स्थल हम देखते हैं कि मध्यपुरा पाषाण काल का प्रमुख स्थल कौन था? तो नेवासा प्रारूप स्थल, डिंडवाना, भीमबेटका, नर्मदा घाटी, पुरुलिया पश्चिम बंगाल, तुंगभद्रा नदी घाटी आपको दक्षिण उत्तर प्रदेश, और बिहार के पठार प्रदेश आपको पाया गया। तुंगभद्रा नदी घाटी आपको कहाँ है? तो कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। मुख्य पत्थर से पपड़ी बनाई जाती थी। यहाँ क्या होता है अब मध्यपुरा पाषाण काल में जो पत्थर है उसकी पपड़ी बनाई जाती थी। मुख्य पत्थर के पपड़ी बनाई जाती थी। भीमबेटका से 200 से अधिक चट्टानी गुफाओं से लोगों का रहने का प्रमाण मिला है। कहाँ से मिला है? भीमबेटका मध्य प्रदेश, जैसा हम पहले जानते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश। चित्रकारी के लिए भी यहाँ देखने को मिलता है। भीमबेटका से 200 से अधिक चट्टानी गुफाओं से लोगों का रहने का साक्ष्य मिलता है। चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं जिसमें हरे एवं गहरे लाल रंग का प्रयोग हुआ है। चित्रकारी में किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो हरा और गहरे लाल रंग का प्रयोग हुआ है। लेकिन हम आगे देखते हैं कि मध्यपुरा पाषाण काल में उजला और पीले रंग का भी प्रयोग हुआ है। किस रंग का? गहरे लाल रंग के साथ हरे रंग का एवं उजले एवं पीले रंग का भी हमें प्रमाण मिलता है। अग्नि का प्रयोग, इसमें क्या होता है? अग्नि का प्रयोग अब व्यापक पैमाने पे हो चुका है। अग्नि का प्रयोग व्यापक पैमाने पे हो चुका है। अग्नि का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो अग्नि का आविष्कार निम्न पाषाण काल में हुआ, लेकिन मध्यपुरा पाषाण काल में इसका व्यापक प्रयोग होने लगा। अब हम देखते हैं उच्चपुरा पाषाण काल। उच्चपुरा पाषाण काल की अवधि 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व की अवधि है। इसमें अब इस अवधि में क्या होता है कि आधुनिक मानव, अब होमोसेपियंस का अस्तित्व का युग शुरू हो चुका है। आधुनिक मानव जो हम बोलते हैं होमोसेपियंस का अस्तित्व का युग अब शुरू हुआ। होमोसेपियंस का युग कब शुरू हुआ? उच्चपुरा पाषाण काल में होमोसेपियंस का युग अब शुरू हो चुका है। उच्चपुरा पाषाण काल भारत में 556 स्थलों में पाया गया।
अभी तक जितने भी रिसर्च हुए हैं, जितने भी खुदाई हुए हैं, उसमें हम उच्च पुरापाषाण काल अर्थात 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के जो भी औजार उत्खनन में मिले हैं, जिनसे हम प्राप्त उसकी काल अवधि निकालते हैं, तो हम इसमें हम लोग देखते हैं कि 556 स्थलों में उच्च पुरापाषाण काल पाया जाता है, किंतु सिंधु एवं गंगा के कछारी भागों में इसका प्रमाण नहीं मिला है। कहाँ नहीं मिला है? इसमें सिंधु एवं गंगा के कछारी भागों में इसका प्रमाण नहीं पाया गया है। अब इसमें देखते हैं कि मानव के द्वारा बनाया गया उपकरण किस चीज़ का होता था? तो हाथी, दांत, हड्डी एवं सींग का प्रयोग हुआ करता था। किस चीज़ का प्रयोग हुआ? तो हाथी दांत, हड्डी एवं सींग का प्रयोग व्यापक पैमाने पे होता था। हाथी दांत से क्या बनाते थे वो? तो मत्स्य भाला, मछली पकड़ने का भाला, एक नोकनुमा ऐसे भाला होता था, वो ये हाथी दांत से बनाते थे। उपकरण में क्या बनाते थे? ये तक्षनी और खुरचनी का प्रयोग करते थे। मानव का अभी भी निवास कहाँ हुआ करता था? कंदराओं में, शैलाश्रय अर्थात कंदराओं में। कला का विकास इसमें नक्काशी और चित्रकारी, माने कला का जो विकास हुआ इसमें नक्काशी और चित्रकारी दोनों रूपों में हुआ। कला का जो विकास हुआ इसमें नक्काशी एवं चित्रकारी दोनों रूपों में हम इस काल में देखते हैं कि कला का जो विकास हुआ नक्काशी एवं चित्रकारी दोनों रूपों में हुआ। यानी उच्च पुरापाषाण काल में जो कला का हम स्वरूप देखते हैं वो नक्काशी और चित्रकारी दोनों रूपों में देखते हैं। उच्च पुरापाषाण काल का प्रमाण हमें रेणुगुंटा एवं कुर्नूल आंध्र प्रदेश, सोलापुर एवं बीजापुर में मिलता है। बेलन घाटी से हमें शुद्ध फलक उद्योग के अवशेष मिले हैं। माने फलक क्या हो? फलक उद्योग, लेकिन शुद्ध रूप में कहाँ से मिला है? हमें बेलन घाटी से मिला है। इस काल में चकमक उद्योग भी प्रचलित था। इस काल में क्या था? चकमक उद्योग भी प्रचलित था। उच्च पुरापाषाण काल में क्या था? चकमक उद्योग भी प्रचलित था। अब हम देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो है वो हिमयुग के समाप्ति के बाद मध्य पाषाण काल शुरू हुआ। माने किसके समाप्ति के बाद? हिमयुग के समाप्ति के बाद मध्य पाषाण काल शुरू हो चुका था। अब हम देखते हैं कि मध्य पाषाण काल जो है वो हिमयुग के समाप्ति के बाद मध्य पाषाण काल की शुरुआत हुई। भारत में मध्य पाषाण काल जो है वो 1867 ईस्वी में C.L. क्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में से लघु पाषाण उपकरण खोजे थे। माने भारत में जो है मध्य पाषाण काल की जो अवधि थी उसके जो लघु उपकरण उस समय बनाए जाते थे वो 1867 ईस्वी में C.L. क्लाइल ने कहाँ से खोजा? विंध्य क्षेत्र से खोजा। छोटे पत्थर के औजार बने हुए थे। माने मध्य पाषाण काल में अब क्या होने लगे? छोटे पत्थर से भी औजार बनने लगे। उच्च पाषाण काल में बड़े पत्थर से, अब इसमें मध्य पाषाण काल में छोटे पत्थर से औजार बनने लगे। जो छोटे पत्थर से औजार बनते थे उनको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म औजार कहा गया है। क्या कहा गया इसको? इन्हें माइक्रोलिथिक, माइक्रो वर्ड लिथिक मीन्स औजार और माइक्रो मीन्स छोटा, मतलब छोटे औजार, माइक्रोलिथिक सूक्ष्म औजार कहा गया। इस काल में भारत में अस्थि पंजर मिलने लगे। भारत में क्या मिलने लगे? अस्थि पंजर। अगर अस्थि पंजर मिलता है तो हम इससे समझते हैं कि दफनाने की क्रिया भी शुरू हुई होगी। तो इस काल में भारत से अस्थि पंजर के अवशेष
मिलने लगे। मध्य पाषाण युगीन औजार बनाने की तकनीक को क्या कहा जाता था? फ्लूटिंग कहा जाता था। मध्य पाषाण युगीन औजार बनाने की तकनीक को क्या कहा जाने लगा? क्या क्या कहा जाता था? फ्लूटिंग कहा जाता था। इसमें सूक्ष्म औजार जो थे ज्यामितीय विधि पे बनाए जाते थे, जिसमें ब्लेड, क्रोड, त्रिकोण, चंद्राकार और समलंब के रूप में पाए जाते थे। जो औजार बनाए गए मतलब कहा जाए तो एक तरह से कि ज्यामितीय का बोध उनको था। तो मध्य पाषाण काल में जो सूक्ष्म औजार बनाए जाते थे, जो छोटे छोटे औजार बनाए जाते थे, वो ज्यामितीय आधार पर बनाए जाते थे, जिनमें ब्लेड, क्रोड, त्रिकोण, चंद्राकार तथा समलंब आधारित था। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो है मध्य पाषाण काल में बागोर राजस्थान से तथा आदमगढ़ के भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? बागोर राजस्थान से तथा आदमगढ़ के भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। मानव ने कुत्ते को पालतू बनाया। किस काल में मानव ने कुत्ते को पालतू बनाया? तो मध्य पाषाण काल में मानव ने कुत्ते को पालतू बनाया। स्थानीय निवास का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? सराय नाहर राय और महदहा से प्राप्त स्तंभ गर्त के रूप में प्राप्त होता है। स्थायी निवास मतलब अब लोग यहाँ स्थानीय निवास के रूप में प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? सराय नाहर से और मदहा से स्तंभ गर्त के रूप में प्राप्त होता है। मध्य पाषाण काल के लोग अंत्येष्टि क्रिया से परिचित थे और अंत्येष्टि क्रिया कैसे किया जाता है? अनुष्ठान करके शवों को दफना के किया जाता था। अंत्येष्टि क्रिया कैसे किया जाता था? तो वो अनुष्ठान करके शवों को दफनाने की क्रिया से परिचित थे। लेखनिया जो मध्य भारत के लेखनिया उत्तर प्रदेश में है, जिसमें शवों को अनुष्ठान करके दफनाने का साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला है? शवों को अनुष्ठान के साथ दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मध्य भारत स्थित लेखनिया उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। मानव अस्थि के साथ कुत्ते के अस्थि भी मिली है, यानी कि मानव को जब दफनाया जाता था तो उसके साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था। वो कुत्ता उनके प्रिय कुत्ता हो या मोहल्ला टोला का कुत्ता हो, तो वो मानव अस्थि के साथ कुत्ते की भी अस्थि मिली है। पंचमढ़ी के महादेव पहाड़ी से मध्य पाषाण काल के शैलाश्रय मिले हैं, अर्थात कंदरा गुफा कहाँ से मिले हैं? पंचमढ़ी से महादेव पहाड़ी में मध्य पाषाण काल के शैलाश्रय मिले हैं। अब हम बात करते हैं नव पाषाण काल की। नव पाषाण काल की अवधि हम जानते हैं कि 7000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व। अब नव पाषाण काल जो हुआ, इसमें हम देखेंगे कि जो मनुष्य थे अब प्रथम खाद्य उत्पादक हो गए। इसमें क्या हम देखते हैं कि खाद्य संग्राहक थे, यानी कि खाद्य को संग्रह करके रखते थे। फल फूल, पत्तियां, मछलियां, ये संग्रह करके अपने जीवन का यापन करते थे। लेकिन अब यहाँ हम देखेंगे कि ये लोग खाद्य उत्पादक मतलब खाद्य को उत्पादन करने लगे और पशुपालक हो गए, यानी पशुओं को पालना इनका अब शौक हो गया है। नव पाषाण काल में जो नियोलिथिक शब्द है वो किसने दिया? सर जॉन लुबाक ने 1865 में बोला। पुरातत्व मिल्स बुर्किट के अनुसार हम देखते हैं कि पशुओं को नव पाषाण काल में क्या क्या उपलब्धि हुई? तो पशुओं को पालतू बनाना, जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि पहले ही मैंने इसको नोट किया था कि पशुपालक बने ये और प्रथम खाद्य उत्पादक भी हुए। तो पशुओं को पालतू बनाना इस काल में शुरू हुआ। कपड़ा बुनाई, ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। क्या हुआ इस काल में? पशुओं को पालतू बनाया गया, कपड़ा बुनाई किया गया। कृषि का प्रथम प्रयोग नव पाषाण काल में ही मिलता है। आग से भोजन पकाना, आग का तो देखेंगे हम लोग कि पहले ही हो चुका था पूरा आग, लेकिन अब क्या हुआ कि आग से भोजन पकाना अब नव पाषाण काल में शुरू हो गया था। हम देखते हैं कि पूर्व में ही कि आग की उत्पत्ति हो चुकी थी।
आग की उत्पत्ति के बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं, लेकिन अब इसमें क्या हुआ कि ये लोग आग से अब भोजन पकाना चालू किए। एक मध्य पाषाण काल में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं, थोड़ा सा नव पाषाण से हटके, कि मध्य पाषाण काल में लोग तीर कमान, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोट कीजिएगा कि तीर कमान से लोग परिचित थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मध्य पाषाण काल में लोग तीर कमान से परिचित हो चुके थे। तो अब हम देखते हैं कि इसमें नव पाषाण काल में नाव का निर्माण होने लगा, बांस की झोपड़ी बनने लगी, घीसे तथा पॉलिशदार पत्थर के औजार बनने लगे। अब कैसे औजार बनने लगे? घीसे तथा पॉलिशदार, अब पत्थर को घीसा जाने लगा और उस पर पॉलिश करके औजार बनाने लगे। मृद भांडों का निर्माण हुआ। जो प्राचीनतम साक्ष्य हम लोग देखते हैं तो चपानी मंडी मांडो प्रयागराज उत्तर प्रदेश से इसका साक्ष्य मिलता है। महत्वपूर्ण स्थल की अगर इसमें बात करते हैं, नव पाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा हुआ तो बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान, जो बलूचिस्तान बोलिए, यहाँ मेहरगढ़ है। और भारत में बुर्ज-होम एवं गुफकराल, बुर्ज-होम एवं गुफकराल में महत्वपूर्ण स्थल नव पाषाण काल के हैं। बुर्ज-होम में गर्त निवास से मालिक एवं कुत्ता भी दफनाया गया। हमको साक्ष्य मिलता है, बुर्ज किसको मिलता है? मालिक और कुत्ता साथ दफनाने का बुर्ज-होम से भी हमें प्राप्त होता है। यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि मानव अस्थि के साथ कुत्ते की अस्थि मिली है, मानव मध्य पाषाण काल में भी। और यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि नव पाषाण में क्या होता है कि मालिक के साथ यहाँ कुत्ता, अब यहाँ जो यानी कि ये कुत्ता जो था वो पालतू कुत्ता जो मालिक के साथ दफनाया गया। चिरांद जो है बिहार में घाघरा नदी के उत्तर में, यहाँ से हड्डियों के उपकरण मिले हैं। क्या मिला है? चिरांद बिहार में घाघरा नदी के जो उत्तर में स्थित है, वहाँ से हिरन के सिंग क्या मिले हैं? हड्डियों के उपकरण में हिरन के सिंग के उपकरण मिले हैं। संग कन्नू मैसूर तथा पिकली हट रायचूर आंध्र प्रदेश से राख का टीला कहाँ से मिला है? संगनूर मैसूर एवं पिकली हट जो रायचूर जिले के आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से राख का टीला मिला है। सारे जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ बहुत ही अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। दक्षिण भारत में प्रयुक्त होने वाली पहली फसल, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दक्षिण भारत में प्रयुक्त होने वाली पहली फसल कौन सी थी? तो रागी। दक्षिण भारत में कौन सी फसल पहली फसल बनी? वो रागी थी। वन्य एवं कृषिजन्य चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से मिलते हैं हमें। प्राचीनतम स्थायी निवास बस्ती के रूप में मेहरगढ़ बलूचिस्तान, और कृषि का प्रथम साक्ष्य भी मेहरगढ़ बलूचिस्तान से ही हमें मिलता है। क्या क्या मिलता है? स्थायी जीवन, प्राचीनतम स्थायी जीवन कहाँ से? मेहरगढ़, और कृषि मेहरगढ़ से मिलता है। पशुपालन के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? तो पशुपालन के साक्ष्य हमें आदमगढ़ और बागोड़ राज्य से मिलता है। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? आदमगढ़ और बागोड़ से 5000 ईसा पूर्व के लगभग हमें मिलता है। पशुपालन के साक्ष्य कब से मिलना शुरू हुआ? तो 5000 ईसा पूर्व से हमें आदमगढ़ और बागोड़ से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। अब इस काल में देखेंगे पत्थर एवं हड्डी दोनों के बने औजार मिलने लगे। किस चीज़ के बनने औजार मिलने लगे? पत्थर एवं हड्डी दोनों के औजार हमें बनते हुए मिलते हैं। अब हम इसमें इस काल में देखेंगे कि 4500 ईसा पूर्व में क्या मिलता है हमें?
कुम्हार को हम लोग देखते हैं कि कुम्हार जो है वो चाक पर, अब चाक का जानकारी यानी चाक पे बर्तन बनाने लगे, माने 4500 ईसा पूर्व में कुम्हार जो थे वो चाक की जानकारी मिली, जिसके कारण इस काल को कुंभकारी, इस काल में कुंभकारी भी दिखाई पड़ती है। इसी काल में कुंभकारी भी दिखाई पड़ती है, अर्थात 4500 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि कुम्हार जो थे चाक के बारे में जानकारी उन्हें मिली। हड्डी के औजार जो थे, अभी हमने देखा कि यहाँ पत्थर के औजार और हड्डी के औजार, तो हड्डी के औजार जो थे चिरांद, पहले भी देख चुके हैं कि हड्डी के उपकरण जो थे चिरांद में हमें दिखाई पड़ते हैं। इस काल में जो था हड्डी का जो औजार बनने लगा वो हमें चिरांद से प्राप्त होते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे ताम्रपाषाण काल। आज तक के लिए इतना, और मैं बता दूं कि मेरा संक्षिप्त एक बताता हूं कि अभी मैंने जो ज्ञान अर्जित किया वो आप लोग के समक्ष रख रहा हूं। मुझे पढ़ाना नहीं आता, मैंने जो अभी तक सीखा और सीख रहा हूं और सीखूंगा वो आपके सामने रखूंगा, और मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे सेशन को पसंद कीजिएगा। जितना हो सके आप लोग देखिए, और सिर्फ देखना दिखाना मेरा मकसद नहीं, बताना मेरा मकसद नहीं। आप लोग रिजल्ट ओरिएंटेड बनिए। मैं भी एक प्रतियोगिता परीक्षाओं का छात्र हूँ। जो जानकारी मैं हासिल कर रहा हूँ अब मुझे लगा कि आपके समक्ष रखा जाए, तो मैंने एक रखने का एक प्रयास किया है, और इस प्रयास के क्रम में आप जुड़िए और सारे कंटेंट जो रहेंगे अति महत्वपूर्ण, परीक्षा उपयोगी और नई जानकारियों के साथ आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा। तो उम्मीद है आप लोग बने रहेंगे और अधिक से अधिक संख्या में बनिएगा। धन्यवाद।